नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल फॉर गुजरात स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर पार्ट 2। इस सीरीज में पार्ट 1 में पहले बना चुकी हूं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन। बट बिफोर दैट, इफ you are new to my channel, please do subscribe, and if you like this video, please share it with at least 3 friends or WhatsApp groups as my Guru Dakshina. Question number 1. In water sensitive urban design, WSUD, storm water is 1. Directly let into nearby streams / water bodies through efficient drainage system. तो पहले समझे वाटर सेंसिटिव अर्बन डिजाइन। ऐसे शहर जहां पानी की कमी हो सकती है, मतलब वाटर की सप्लाई में फ्लक्चुएशन है, तो वाटर सेंसिटिव अर्बन डिजाइन किस तरह से होगा कि जो एक्स्ट्रा पानी है, स्टॉर्म वाटर वो होता है जो बारिश का पानी जो जमीन पर गिरता है, तो वो एक्स्ट्रा पानी जो आता है वो आसपास की नदियों और तालाबों में छोड़ दिया जाता है। या 2, मिक्स्ड विद डोमेस्टिक वेस्ट वाटर टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशंस बाय डिल्यूशन एंड देन लेट इनटू वाटर बॉडीज। या फिर जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर होता है उसमें स्टॉर्म वाटर को मिला दिया जाता है और फिर उसको वाटर बॉडीज में छोड़ दिया जाता है। 3, स्टॉर्म वाटर इज ट्रीटेड एंड मेजॉरिटी ऑफ इट इज यूज्ड फॉर रिचार्जिंग एक्विफर्स। या स्टॉर्म वाटर जो बारिश के पानी उसको ट्रीट करके एक्विफर्स को रिचार्ज करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब अंडरग्राउंड डाला जाता है। या चौथा, स्टॉर्म वाटर इज ट्रीटेड एंड देन लेट इनटू स्ट्रीम्स या वाटर एंड वाटर बॉडीज। या फिर जो बारिश का पानी है उसको ट्रीटमेंट करके और फिर आसपास के नदियों और तालाबों में छोड़ दिया जाता है। तो जब वाटर सेंसिटिव अर्बन डिजाइन है, मतलब पानी के सप्लाई में फ्लक्चुएशन है जहां पर, उस केस में जो स्टॉर्म वाटर है उसको सेव करते हैं, प्रिजर्व करते हैं और उससे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, वेस्ट नहीं करते हैं आसपास के नदियों और तालाबों में डाल के। तो वाटर सेंसिटिव अर्बन डिजाइन के केस में ऑलवेज स्टॉर्म वाटर इज ट्रीटेड एंड मेजॉरिटी ऑफ इट इज यूज्ड फॉर रिचार्जिंग एक्विफर्स, दैट इज द ग्राउंड वाटर रिसोर्स। ओके, आंसर इज 3. Next question, question number 2. The ultimate BOD of wastewater having a BOD 5 of 200 milligram per liter and a rate constant of 0.23 per day is 192 milligram per liter, 292 milligram per liter, 392 milligram per liter या 92 milligram per liter. Correct answer is 292 milligram per liter. Answer is 2. अब ये आंसर कैसे आया तो देखिए, द फॉर्मूला to calculate ultimate BOD, BODU is equal to BOD 5 divided by 1 minus e to the power minus kt. तो ये एक लॉग का फॉर्मूला है जो कॉम्प्लिकेटेड है और कभी कभी बच्चों को याद नहीं रहता, पर इस फॉर्मूला को मैंने बाईपास करके एक बहुत ही सिंपल ट्रिक निकाली है। वो है, एज अ थंब रूल BOD 5 इज अबाउट 68% ऑफ द अल्टीमेट BOD। ठीक है, तो ये हम जानते हैं और एग्जाम में कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है कि BOD 5 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ अल्टीमेट BOD। तो अल्टीमेट BOD को हम मान लेते हैं x एंड 68% ऑफ x, दैट इज 68% ऑफ अल्टीमेट BOD इज BOD 5। तो 68% ऑफ x इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम पर लीटर, जो BOD 5 की वैल्यू है। तो x इज इक्वल टू 200, ये 100 यहाँ पर नीचे था, ऊपर चला जाएगा इस तरफ, और 68 यहाँ ऊपर था, ये इस साइड जाने पर नीचे चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू 294। हेंस वी विल सेलेक्ट द आंसर क्लोजेस्ट टू दिस नंबर, दैट इज 292। ठीक है, तो सिंपली जो तीसरी चौथी स्टैंडर्ड का जो मैथ्स होता है उसको लगा के आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द वॉल्यूम ऑफ एन एक्सटेंडेड एरेशन प्लांट with a biomass concentration of 4 kg per meter cube to remove 400 kg per day of BOD at a BOD removal rate of 0.1 per day is। ठीक है, तो इसमें भी जो क्वेश्चन है आसानी से सॉल्व किया जा सकता है और आंसर है यहाँ पर 1000 मीटर क्यूब। आंसर इज 2। अब ये 2 आंसर कैसे आया? ठीक है, बायोमास कॉन्सेंट्रेशन क्या है, एक्स मान लेंगे उसको, 4 kg पर मीटर क्यूब, ये बायोमास कॉन्सेंट्रेशन है। बायोमास रिमूवल रेट रिमूव्ड इन अ डे क्या है, 4 kg पर डे। ठीक है, और BOD रिमूवल रेट क्या है, K इज इक्वल टू 0.1 बाय D, ये ठीक है, दैट इज 0.1 पर डे। द फॉर्मूला फॉर BOD रिमूव्ड इन अ डे इज R इज इक्वल टू K इंटू एक्स इंटू V। एक्स की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, बायोमास कॉन्सेंट्रेशन, बायोमास रिमूव्ड इन अ डे R जो कि यहाँ पे है, और BOD रिमूवल रेट के की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। तो अब वैल्यू बस डाल देंगे, वेर V इज द वॉल्यूम ऑफ द एरेशन प्लांट, और V हमको पता नहीं है, वही पता करना है। K is the rate of removal and X is the biomass concentration. Therefore वैल्यू डाल दी हमने, 400 kg per day is equal to 0.1 per day into 4 kg per meter cube into volume। और फिर जो तीसरी स्टैंडर्ड की चौथी स्टैंडर्ड की जो मैथ्स लगती है, 400 यहाँ था, उसको डिवाइड करेंगे, ये यहाँ पर 0.1 है ऊपर, तो नीचे चला जाएगा,
4 है ऊपर, नीचे चला जाएगा और फिर ये आएगा 1000 मीटर क्यूब। ठीक है, सिंपली तीसरी कक्षा की मैथ्स लगा के ये आंसर हो गया। मेंटल मैथ्स आपका अच्छा होना चाहिए, तो अक्सर इन्वायरमेंटल साइंस में, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में मैथ्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द वेरियस यूनिट ऑपरेशंस एग्जिस्ट इन अ सोज ट्रीटमेंट प्लांट एज फॉलोज। वन है स्क्रीनिंग, फिर है ग्रिड चैम्बर, फिर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, फिर है एरेशन, फिर है प्राइमरी सेडिमेंटेशन। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज यूनिट्स इज, पहले मैं बता दूं, स्क्रीनिंग जो होता है ना, स्क्रीन मतलब छन्नी, तो स्क्रीनिंग से जितने फ्लोटिंग सॉलिड्स हैं, प्लास्टिक है, वुड पीसेज हैं, मेटल पीसेज हैं, और भी कुछ है, वो स्क्रीनिंग से रिमूव की जाते हैं। तो ये स्क्रीनिंग से होता है, फ्लोटिंग सॉलिड्स। उसके अलावा होता है फिर ग्रिड चैम्बर। ग्रिड चैम्बर में जो है, जो कि पेबल्स वगैरह, जो कि सेडिमेंटेशन से बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जो कि 1.5 मिनट का टाइम अराउंड ग्रिड चैम्बर में दिया जाता है पानी को, और उसमें जो बड़े हैवी पार्टिकल्स पानी में कंकड़ पत्थर होंगे वो सब सेटल डाउन हो जाएंगे। तो पहले स्क्रीनिंग, फिर होगा ग्रिड रिमूवल। उसके बाद होता है प्राइमरी सेडिमेंटेशन, कि स्क्रीनिंग से आपने फ्लोटिंग सॉलिड्स रिमूव किए, ग्रिड चैम्बर में आपने कंकड़ पत्थर भी हटा लिए। उसके बाद प्राइमरी सेडिमेंटेशन, इसमें जो सैंड और सॉइल और जो सस्पेंडेड सॉलिड जो भी सूरज में होगा, सैंड, सॉइल, सस्पेंडेड सॉलिड, ऑर्गेनिक मैटर सस्पेंडेड, वो सब प्राइमरी सेडिमेंटेशन में सेटल डाउन हो जाएगा। और इसके बाद हम करेंगे एरेशन, जिससे कि उसके जो डिजॉल्व सॉलिड्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, और एरेशन के बाद हम करेंगे सेकेंडरी सेडिमेंटेशन। तो पहला स्टेज होगा स्क्रीनिंग, फिर होगा ग्रिड चैम्बर, फिर होगा प्राइमरी सेडिमेंटेशन, तो 1 2 5, और फिर होगा 4 एरेशन, और फिर होगा 3। तो आंसर होना चाहिए 1 2 5 4 एंड 3। ठीक है, आंसर इज 2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, कलर ऑफ फ्रेश सुएज इज, जो ताजा सुएज होता है उसका रंग क्या होता है? ग्रीन, ब्राउन, ग्रे या व्हाइट? सुएज का कलर व्हाइट या नहीं होता है, व्हाइट तो सफेद पानी होता है, साफ पानी होता है। ग्रीन भी नहीं होता है। फ्रेश सुएज में ग्रीन जब होगा जब उसमें बहुत ज्यादा एल्गल ग्रोथ होगा, और फ्रेश सूरज में एल्गल ग्रोथ तुरंत नहीं होती है। तो ग्रीन भी नहीं होगा, व्हाइट भी नहीं होगा, बचा ब्राउन और ग्रे। तो ब्राउन जब डिकम्पोज हो जाता है ना सूरज पार्टली, तो ब्राउन होता है, पर शुरू में वो होता है ग्रे। ठीक है, आंसर इज ग्रे। अगर आपको लगता है मैंने कुछ गलत बताया है, मुझे चैलेंज करने के लिए कमेंट में जरूर लिखें। क्वेश्चन 6, इफ द सूरज कंटेन्स ग्रीजेस एंड फैटी ऑयल्स, तेल वगैरह ग्रीज है उसमें, they are removed in 1 grid chamber, 2 detritus tank, 3 sedimentation tanks या 4 skimming tank। ग्रिड चैम्बर में कंकड़ और पत्थर रिड्यूस होते हैं, रिमूव होते हैं। detritus टैंक में डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का। सेडिमेंटेशन टैंक में सस्पेंडेड सॉलिड्स रिमूव होते हैं। स्किमिंग टैंक, स्किम मतलब ऊपर से हटा लेना, जैसे मलाई को हम स्किम करते हैं, तेल को हम स्किम करते हैं, तो ग्रीस और फैटी ऑयल्स को भी हम स्किमिंग टैंक में स्किम कर लेते हैं, ऊपर से छांट लेते हैं। आंसर इज 4। ठीक है, क्वेश्चन 7, activated sludge is the 1 aerated sludge in the aeration unit, 2 sludge settled in the humus tank, 3 sludge in the secondary tank after aeration and rich in microbial mass, या 4 sludge in the secondary tank after aeration and rich in nutrients। अब इसमें से कोई एक ही ऑप्शन चुनना है, तो जो सबसे सटीक ऑप्शन हमें लगेगा हम उसी को चुनेंगे। तो सेकेंडरी टैंक मतलब सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। इसमें जो स्लज होता है वो एरेशन टैंक से निकल के सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में जाता है, और एरेशन टैंक में माइक्रोबियल एरेशन किया जाता है, जिससे माइक्रोब्स का कॉन्सेंट्रेशन पानी में बढ़ जाता है। और वो जो स्लज होता है उसमें भी माइक्रोब्स का कॉन्सेंट्रेशन अब बढ़ चुका है एरेशन टैंक में, और उस स्लज को जब सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में लाया जाएगा, तो वो आफ्टर एरेशन वो रिच इन माइक्रोबियल मास हो चुका है। ठीक है, तो एक्टिवेटेड स्लज वही होता है, एक्टिवेट हो चुका है, क्योंकि उसमें एरेशन किया गया तो एक्टिवेट हो गया, और उसमें एरोबिक ऑर्गेनिज्म का माइक्रोबियल बायोमास बढ़ चुका है। ये होता है एक्टिवेटेड स्लज। आंसर होगा 3। अगर हमें मल्टीपल आंसर चुनने होते तो हम एरेशन, एरेटेड स्लज इन द एरेशन यूनिट, इसको भी चुन सकते थे, पर क्योंकि यहाँ पर ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया उन्होंने थर्ड आंसर, थर्ड ऑप्शन को, स्लज इन द सेकेंडरी टैंक आफ्टर एरेशन एंड रिच इन माइक्रोबियल मास, तो हम इसको चुनेंगे। एक्टिवेटेड स्लज इज एक्टिवेटेड बिकॉज इट इज रिच इन माइक्रोबियल मास। क्वेश्चन 8, सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सूएज रिमूव्स, सूएज का सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है तो उसमें क्या रिमूव होता है? सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर, डिसॉल्व्ड एंड कोलोइडल ऑर्गेनिक मैटर, हार्मफुल बैक्टीरिया या फैट्स एंड ग्रीस। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में डिसॉल्व्ड एंड कोलोइडल ऑर्गेनिक मैटर रिमूव होता है। ठीक है, आंसर इज 2। सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर जो है वो प्राइमरी सेडिमेंटेशन में रिमूव होता है, और वो एक प्राइमरी ट्रीटमेंट है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में होता है स्क्रीनिंग, ग्रिड रिमूवल और प्राइमरी सेडिमेंटेशन, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में होता है
डिजॉल्व और कोलेटल ऑर्गेनिक मैटर को हम डिग्रेड करते हैं एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के थ्रू करें, अपफ्लो एनारोबिक ब्लैंकेट के थ्रू करें, या हम और किसी तरह से रिमूव करें, तो उसमें बेसिकली डिजॉल्व और कोलोइडल ऑर्गेनिक मैटर रिमूव होता है। और टर्शरी ट्रीटमेंट में होता है कि फिल्ट्रेशन और डिसइंफेक्शन। ठीक है। क्वेश्चन 9, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ एडवांस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। अब इनमें से कौन सा है जो एडवांस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस का हिस्सा है ही नहीं? 1 इलेक्ट्रोडायलिसिस, 2 आयन एक्सचेंज, 3 कार्बन एडसॉर्प्शन, या 4 स्क्रीनिंग। सही उत्तर है 4 स्क्रीनिंग। आंसर इज 4। पर स्क्रीनिंग जो है वो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट है। स्क्रीनिंग, ग्रिट रिमूवल और प्राइमरी सेडिमेंटेशन, दिस इज प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, तो ये स्क्रीनिंग इज द आंसर। द मिनिमम डीओ प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ रिवर और स्ट्रीम टू अवॉइड फिश किल इज। कम से कम कितना डिजॉल्व ऑक्सीजन होना चाहिए एक स्ट्रीम में या तालाब या नदी में, कि उसमें मछलियां नहीं मरे? कम से कम कितना? 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm। मिनिमम डीओ शुड बी 4 ppm। 4 ppm अगर डीओ है तो उसमें मछलियां नहीं मरेंगी। और अगर उस तालाब, झरने, झील, नदी में बड़ी मछलियां रहती हैं, 2-2 किलो की, 3-3 किलो की, तो उस तरह की मछलियों को हैप्पीली थ्राइव करने के लिए, कि वो उसमें जिंदा भी रहें और रिप्रोड्यूस भी करें, तब डीओ होना चाहिए 8 ppm। लेकिन यहाँ मिनिमम डीओ की बात कही गई है तो वो है 4 ppm। इतना डीओ हमेशा होना चाहिए ताकि उसमें मछलियां नहीं मरे। आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज गिव इट अ thumbs up. Check out the description box for more such videos, and I'll come up with a test series for this exam very soon. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.